वास्तु में भी कुछ ऐसा होता है कि रिश्ते टूट जाते हैं, घर का वास्तु देखा जाए, वो भी क्या इस पे इफेक्ट करता है क्या? जो डायरेक्शनलेस घर बन जाते हैं, आड़े टेढ़े तिरछे लंबे चौड़े, इसमें ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो जाती हैं। बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर्स हैं चार्ट में जो डेट ऑफ बर्थ ही इंडिकेट कर देती है। कहते हैं ना, एक तरफ है घर वाली, एक तरफ है बाहर वाली। लोगों ने इसको सच में सच कर दिया। मतलब एक जेनेरिक तो आपने बता दिया कि स्टेटमेंट की एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो रहे हैं। यही एक आर्ट की शादी आज से 40 साल पहले टिकती, लेकिन आज नहीं टिकेगी। एंड यहीं पे न्यूमरोलॉजी का रोल बढ़ जाता है। आज क्या है? मोबाइल है, हम तुरंत वीडियो कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कॉलिंग कर सकते हैं, देखते हैं कि भाई हमारे हस्बैंड में मैं ही हूँ। मैं खुद कई बार कर लेती हूँ अपने हस्बैंड को कॉल कि वो भाई किधर है। तो फिर भी रिश्ते टूट रहे हैं। तो वास्तु क्या इस पे इफेक्ट करती है? न्यूमरोलॉजी से क्या हम जान सकते हैं कि भाई मुझे रिश्ते में धोखा मिलेगा या प्यार मिलेगा? वास्तु में भी कुछ उपाय हैं जो करके हम लोग अपने रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत सिंपल उपाय हैं। ऑडियंस, आप सुन रहे हो ना कि आपकी शादी भी हो सकती है, बस ये उपाय कर लेना। मेरे पास जितनी भी कंसल्टेशंस आती हैं मैरिज ना होने के लिए, उसमें मैं न्यूमरोलॉजी की रेमेडी तो कराती ही हूँ, लेकिन आई ऑलवेज चेक वास्तु। बोलना नहीं चाह रही, बट मेरा मन नहीं मान रहा, इसलिए मैं आपसे प्रश्न पूछ रही हूँ कि आपने उसमें बताया कि झाड़ू को अगर इस डायरेक्शन में रखे तो पैसा आएगा। ये क्या सच में सही है? यानी झाड़ू हमारे घर की एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में बदल सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। किसी ने भी ये सब एस्पेक्ट्स, ये 3-4 एस्पेक्ट्स को कवर कर लिया तो आई थिंक कोई भी इश्यूज नहीं आएंगे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है केएफई टॉक शो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रिश्तों को लेकर। लोग जब भी रिश्तों की बात आती है ना, तो लोग यंग जनरेशन को ब्लेम करते हैं, बोलते हैं उनसे उनके रिश्ते संभल नहीं रहे हैं। लेकिन आजकल देखने में आया है कि 20 से 25 साल पुरानी शादियां भी टिक नहीं रही है। ये क्यों हो रहा है? यही सब जानने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में एक बहुत ही ब्यूटीफुल कपल को बुलाया है, जो कि न्यूमरोलॉजी और वास्तु के अकॉर्डिंग हमें बताएंगे कि हम अपने रिश्तों को कैसे मधुर बना सकते हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं नितिका ठाकुर मोहता जी का, जो कि एक बहुत ही अच्छी न्यूमरोलॉजिस्ट और लाइफ कोच है। साथ में साकार मोहता जी का, जो कि एक बहुत ही अच्छे वास्तु कंसल्टेंट है। नमस्कार नमस्कार सोनी जी। आप दोनों का स्वागत है केएफई टॉक शो में। सर, Thank you. सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि रिश्ते, जैसा कि आजकल देखा जा रहा है कि क्या वास्तु में भी कुछ ऐसा होता है कि रिश्ते टूट जाते हैं, घर का वास्तु देखा जाए, वो भी क्या इस पे इफेक्ट करता है क्या? सोनी जी, आपने एक बहुत ही बड़ा एक सोशल जो प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं कि पुराने रिश्ते भी अब टूट रहे हैं। नए रिश्तों में तो बहुत स्ट्रेंथ नहीं आ रही है, पुराने रिश्ते भी टूट रहे हैं, ये आपने अभी जाहिर किया। तो इसके पीछे एक कारण समझने की कोशिश करते हैं। आजकल फ्लैट कल्चर बहुत बढ़ गया है। पहले क्या होता था, घर स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप के हुआ करते थे, इंडिपेंडेंट हाउसेज हुआ करते थे, और जो रिलेशनशिप से रिलेटेड जो डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट की डायरेक्शन, वो बिल्कुल प्रॉपरली मिलती थी। एक साउथ वेस्ट का कॉर्नर मिलता था, या साउथ वेस्ट का कॉर्नर नहीं है तो भी साउथ वेस्ट की डायरेक्शन बड़ी प्रॉपरली मिलती थी। अब फ्लैट्स के केस में क्या हो गया है कि फ्लैट्स में एक्सटेंशंस होते हैं, बालकनीज निकली हुई होती हैं, शाफ्ट्स कटे हुए होते हैं, कई बार डक्ट्स कटे हुए होते हैं, लिफ्ट के लिए जगह निकली हुई होती है। उतने से प्रेमाइसेस में ही बिल्डर मैक्सिमम स्पेस यूटिलाइजेशन करना चाहता है। उसमें कई बार साउथ वेस्ट जो है वो पूरी तरह डिमिनिश हो जाता है। अब दूसरी चीज़ क्या हो गई है, लोगों ने जो गलतियाँ ऑक्यूपेंट्स करते हैं फ्लैट्स के, साउथ वेस्ट की डायरेक्शन सबको पता है रिलेशनशिप की डायरेक्शन है। यूट्यूब में कई वीडियोस हैं कि हमें साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में एक फैमिली फ़ोटो लगानी चाहिए, हमें साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में एक लव बर्ड के इमेज को लगाना चाहिए। तो ये रेमेडीज़ सबको पता है, बड़ी कॉमन चीज़ें, और सब अपने घरों में करते ही हैं। पर होता क्या है, ये फ्लैट के सिस्टम में साउथ वेस्ट की डायरेक्शन सही से आइडेंटिफाई ही नहीं हो पाती है। और ये साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम बनाने की जगह साउथ वेस्ट और साउथ के बीच की एक डायरेक्शन होती है, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट की डायरेक्शन। ये साउथ ऑफ साउथ वेस्ट की जो डायरेक्शन है, ये भृंगराज देवता की डायरेक्शन है, ये गंधर्व देवता की डायरेक्शन है। तो भृंगराज देवता जो हैं वो क्लेंजर का काम करते हैं, क्लीनिंग का काम करते हैं। अब इस डायरेक्शन में हम गलती से फ़ोटो फ्रेम यहाँ लगा देते हैं, गलती से हम लव बर्ड्स की फ़ोटो यहाँ लगा देते हैं। अपने मास्टर बेडरूम में हमारी जो स्लीपिंग पोजीशन है वो साउथ वेस्ट में ना आकर के साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में चली जाती है। तो ये प्रॉब्लम फ्लैट कल्चर आने के बाद बढ़ गई है। और जो डायरेक्शनलेस घर बन जाते हैं, आड़े टेढ़े तिरछे लंबे चौड़े, इसमें ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो जाती हैं।
क्योंकि साउथ वेस्ट की डायरेक्शन प्रॉपरली मिलती ही नहीं है और उनकी डायरेक्शन एनर्जीज भी नहीं मिलती। तो वन ऑफ द रीजंस, लाइफस्टाइल चेंजेस तो डेफिनेटली वन ऑफ द रीजंस है, पर ये एक बड़ा रीज़न है जिसके कारण ये अब जो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स है ये बढ़ रही हैं। तो यानी आप कहना चाह रहे हैं कि जो पहले के ज़माने के घर होते थे वो वास्तु के अकॉर्डिंग बनते थे, तो वास्तु इसलिए के according- उनके रिश्ते अच्छे रहते थे, शादियाँ 20-20 साल क्या लाइफ टाइम टिकती थी। आप यही कहना चाह रहे हैं? वास्तु क्या है? वास्तु आपको नेचर से क्लोज करने का साइंस है, नेचर के पास लाने का साइंस है। पहले के जो घर बनते थे वो ऐसे होते थे कि नेचर के आप क्लोज रहें। नॉर्थ ईस्ट खुला होता था, सनरेज आती थी, चापाकल या जब हम नहाने के लिए जो बोरिंग होता था या जो कुआं बनता था वो भी नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में बनता था। कुएं के पास ही लोग नहाते थे ताकि सुबह की धूप पड़ती रहे, उन्हें ठंड ना लगे। नहाने के समय लोग बाहर नहाते थे, टॉयलेट्स हुआ ही नहीं करते थे घरों के अंदर। तो ये सभी चीज़ें जो अब अंदर आते जा रही हैं, अब हमारा टॉयलेट्स और स्नान घर साथ में होता है, दोनों अलग अलग ग्रहों के कारक हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं वास्तुदोष क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, ये वास्तुदोष क्रिएट कर रहे हैं, इनकी रेमेडीज़ भी हैं और रेमेडीज़ करके हम इसको दूर कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर कंसल्टेशन की ज़रूरत है ताकि आइडेंटिफाई करें। सबसे पहले तो डायरेक्शंस, साउथ वेस्ट की जगह साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में अपने मास्टर बेडरूम को या अपने फोटोग्राफ्स को या रेमेडीज़ को वहाँ ना करें। और दूसरी चीज़, रेमेडीज़ करके टॉयलेट्स और किचन्स को भी बैलेंस करके एक पूरे घर को, पंच तत्वों को बैलेंस करें, 16 डायरेक्शंस को बैलेंस करें। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि वास्तु हमारे रिलेशनशिप पर इफेक्ट करता है? बिल्कुल करता है। सही बात ना? बिल्कुल। तो अब मैं नीतिका जी आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या न्यूमरोलॉजी भी इफेक्ट करती है रिलेशनशिप पर? डेफिनेटली सोनी जी, न्यूमरोलॉजी एज अ सब्जेक्ट ये आपके सक्सेस का, रिलेशनशिप का, हेल्थ को बैलेंस करने के लिए ही है। और अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं तो देयर आर सेवरल इंडिकेटर्स इन द चार्ट जो ये बताते हैं कि क्या इस डेट ऑफ बर्थ में रिलेशनशिप के इश्यूज होने के चांसेस हैं। यस, किस किस तरीके से हम लोग देख सकते हैं? ये मूलांक भाग्यांक कॉम्बिनेशन से देखा जा सकता है कि अगर आपके मूलांक और भाग्यांक के कॉम्बिनेशंस थोड़े से डिफिकल्ट हैं, कुछ चांसेस क्रिएट हो जाते हैं। उसके अलावा आपके चार्ट में अगर कुछ एलिमेंट्स ज़रूरत से ज़्यादा बैठ गए, जैसे मान लीजिए राहु, शनि, मंगल, ये सब ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गया है चार्ट में, ये अगेन एक इंडिकेटर बन जाता है कि आपके लाइफ में इश्यूज हो सकते हैं रिलेशनशिप से रिलेटेड। अगर आपका नाम सिंक में नहीं है आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, मतलब आपके मूलांक और भाग्यांक के हिसाब से आपका नाम ठीक नहीं बैठ रहा, ये भी वन ऑफ द इंडिकेटर हो जाता है आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने के लिए। उसके अलावा कितनी बार हम लोग डेट ऑफ बर्थ से भी देखते हैं, यानी कि कोई 15 तारीख को पैदा हुआ है वो भी 6 है, कोई 24 को पैदा हुआ वो भी 6 है, कोई 6 तारीख को पैदा हुआ वो भी 6 है, लेकिन ये तीनों 6 अलग हैं। कोई 20 तारीख को पैदा हुआ, कोई 29 तारीख को पैदा हुआ, लेकिन इनमें भी फ़र्क है। और बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर्स हैं चार्ट में जो डेट ऑफ बर्थ ही इंडिकेट कर देती है कि आपके लाइफ में रिलेशनशिप से रिलेटेड इश्यूज होना या फिर मैरिज में डिले होना। यानी आप कह रही हैं कि न्यूमरोलॉजी भी इफेक्ट करती है रिलेशनशिप पर? एकदम करती है। हमारी ऑडियंस आप सुन रहे हैं ना कि जैसा कि नीतिका जी और साकार जी दोनों बोल रहे हैं कि न्यूमरोलॉजी और वास्तु इफेक्ट करती है आपके रिलेशनशिप पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ क्योंकि हम आगे रेमेडीज पे भी बात करेंगे। तो चलिए अब साकार जी से बात करते हैं। साकार जी, मेरा क्वेश्चन आपसे है, लोग आजकल मल्टीपल रिलेशनशिप में जा रहे हैं, शादी से पहले भी, शादी के बाद भी, और कहते हैं ना एक तरफ है घरवाली, एक तरफ है बाहर वाली। लोगों ने इसको सच में सच कर दिया। तो क्या वास्तु इस पर इफेक्ट करता है? जी बिल्कुल। एक एंट्रेंस होती है E6 एंट्रेंस, जो कि सत्या देवता की एंट्रेंस होती है। ये एंट्रेंस मैंने कई घरों में पाया है कि जहाँ ये एंट्रेंस खुली होती है डिवोर्स के केसेस बढ़ जाते हैं। और डिवोर्स ड्यू टू द सेम रीज़न, जो रीज़न आपने पॉइंट आउट किया, इस रीज़न की वजह से डिवोर्स बढ़ जाता है। लोग एक दूसरे के प्रति कंपैशनेट नहीं होते हैं ऐसे घरों में, स्पेशली हस्बैंड एंड वाइफ। तो E6 की एंट्रेंस एक प्रॉब्लम होती है। उसके बाद हम लोग ना थोड़ा सा रूट कॉज एनालिसिस करते हैं कि आखिर प्रॉब्लम हो क्यों रही है। ये एक तरफ घर वाली, दूसरी तरफ बाहर वाली की प्रॉब्लम हो क्यों रही है। आजकल हस्बैंड वाइफ न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं और दोनों वर्किंग होते हैं, दोनों को एक दूसरे के लिए टाइम नहीं होता है। ये एक वन ऑफ द रूट कॉज है कि क्यों, आखिर हुआ क्यों। मतलब एक जेनेरिक तो आपने बता दिया कि स्टेटमेंट की एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो रहे हैं, पर अगर रूट कॉज पे जाएं तो सबसे बड़ा रूट कॉज ये होता है कि दोनों वर्किंग है, दोनों को एक दूसरे के लिए टाइम नहीं है, और जो टाइम मिल रहा है वो ऑफिस कलीग्स के साथ मिल रहा है। तो ये तो एक लाइफस्टाइल चेंज हो गया।
पर वास्तु के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए, साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में अगर कपल्स का बेडरूम होता है तो एक तो एंगर इश्यूज आते हैं दोनों के बीच में, और दूसरी चीज़ क्या होती है कि ये फायर डायरेक्शन में होने की वजह से दोनों को इतना स्पार्क रहता है, अपने करियर का इतना स्पार्क रहता है, नई चीज़ों को करने का इतना स्पार्क रहता है कि हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे के साथ टाइम नहीं मिलता है। तो बड़ी छोटी छोटी सी हम लोग रेमेडी करते हैं। साउथ ईस्ट के बेडरूम को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, अग्नि को वहाँ कम करने की ज़रूरत है। तो वो हम लोग करने के लिए छोटी छोटी रेमेडीज़ करते हैं, जिसको हम लोग डिस्कस भी करेंगे आगे। इसके बाद एक और जो रीज़न होता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का, वो कई बार बुरी आदत होती है, गलत चीज़ों की लत होती है, जो हमें वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन देती है। शराब की लत, सिगरेट की लत, ये जो लत होती है ये शायद हस्बैंड को हो, वाइफ को नापसंद हो, वाइफ को हो, हस्बैंड को नापसंद हो। तो ये नापसंद की चीज़ जो है ये एक रूट कॉज हो जाता है। तो इसको हम वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में देखते हैं कि वहाँ क्या प्लेस्ड है, क्या नहीं प्लेस्ड है। और इन लतों को छुड़ाने के लिए भी हमारे पास उपाय हैं। हम अगेन साउथ ऑफ साउथ वेस्ट की डायरेक्शन, जो डिस्पोजल की डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन को यूज़ करते हैं, भृंगराज देवता के एनर्जीज़ को यूज़ करते हैं, ताकि हम इन लतों को छुड़ा सकें, हम जो भी ये बुरी आदत है उसको हम छुड़ा सकें। तो रूट कॉज आइडेंटिफाई करना है। अब आपने बताया इतने सारे डायरेक्शंस मैंने बता दिए, पर इतने सारे डायरेक्शंस इंपॉर्टेंट किस लिए हैं कि जब हम नेल के हेड पे हैमर चलाएंगे तो इफेक्ट हमें अगले दिन से मिलेगा। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि हम बिल्कुल एग्जैक्ट डायरेक्शन में एग्जैक्ट रेमेडी करें, एग्जैक्ट देवता एनर्जी फील्ड पे, एग्जैक्ट मतलब जो हम कहते हैं कि कांटी के हमें हेड पे ही हैमर चलाना है, नेल के हेड पे हम हैमर चलाएंगे, अगले दिन से इफेक्ट मिलता है। एक्चुअली मैंने रिलेशनशिप में एक चीज़ और देख रही हूँ, ट्रस्ट इशू बहुत होता है जी। हस्बैंड वाइफ एक दूसरे पर बिलीव नहीं कर पाते। यस। ऐसा क्या क्यों हो रहा है? वास्तु की वजह से हो रहा है क्या ऐसा? देखिए, लाइफस्टाइल चेंजेस है, पर उन लाइफस्टाइल चेंजेस को हम कोरिलेट करते हैं वास्तु के एनर्जी फील्ड से। तो साउथ वेस्ट की एनर्जी फील्ड जो है वो रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करती है। अब ये सबको पता है रेमेडीज़ कि हमें साउथ वेस्ट के एरिया में, साउथ वेस्ट के जोन में हमें टाइम स्पेंड करना है, साउथ वेस्ट में हमें कपल की पिक्चर लगानी है, तो जिससे जो हमें ट्रस्ट देता है, तो ट्रस्ट के देवता को भी हमें वहाँ याद रखना है। तो इस तरह से हम कई रेमेडीज़ कर सकते हैं। कई शादियों को टूटने से भी हमने बचाया है एज अ कपल। इन्होंने न्यूमरोलॉजी के रेमेडीज़ दिए हैं, मैंने वास्तु ठीक किया है घरों का, और कई रिलेशनशिप्स को टूटने से बचाया है। और कितने डब्बे मिठाइयों के खाए हैं जो पता नहीं है मुझे भी। इससे मैं ऐड करूँगी, बहुत बार हमारे पास लोग आते हैं जो हस्बैंड एंड वाइफ कितनी बार सेपरेट आते हैं, क्योंकि एक दूसरे के साथ आने जैसी स्थिति में भी नहीं है। बट थ्रू वास्तु एंड थ्रू न्यूमरोलॉजी मिल के हमने इन चीज़ों को बहुत हद तक करेक्ट किया है। एंड आपने सही कहा, आज के टाइम में एक धोखा बोलिए चाहे एक ट्रस्ट इशू बोलिए बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एंड इसीलिए अगर आप 20 साल पीछे घूम के जाएं, 30 साल पीछे घूम के जाएं, तो मैरिजेस टिकती थी क्या? उस समय भी इनकम्पैटिबल नंबर्स तो शायद उस समय भी होते होंगे, उस समय भी 1-8 में शादी हो जाती होगी, उस समय में भी थोड़े से अनकंफर्टेबल नंबर्स एक साथ आते होंगे। बट क्योंकि 30 years बैक फीमेल्स डिड नॉट हैव अ चॉइस एंड वो शादी चलती रहती थी, घिसती रहती थी, चाहे जैसे भी घिसे। आज लोगों के पास ऑप्शन है तो वो छोड़ भी देते हैं। लेकिन इसीलिए आज के टाइम पे न्यूमरोलॉजी और वास्तु और ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। क्यों? अडेप्टेबिलिटी कम है कंपैरेटिवली। यही 1-8 की शादी आज से 40 साल पहले टिकती, लेकिन आज नहीं टिकेगी। एंड यहीं पे न्यूमरोलॉजी का रोल बढ़ जाता है कि ज़रूरत है आज के टाइम में इसको ज़्यादा देखना, क्योंकि अगर एंटी एलिमेंट्स, अगर नॉट कंफर्टेबल प्लैनेट्स एक साथ आएंगे तो वो एक साथ शादी में रह नहीं पाएंगे एंड 100% वो डिवोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। मेरा आप दोनों से ही सवाल है कि पहले के टाइम में मोबाइल नहीं था कि हम वीडियो कॉलिंग कर अपने हस्बैंड को देख ले या वाइफ को देख ले हस्बैंड कि वो कुछ गलत तो नहीं कर रहा, बट आजकल ये चीज़ें प्रोवाइड है तो फिर भी डाइवोर्स हो रहे हैं। आप इसमें कुछ टेक्नोलॉजी को कुछ बोलना चाहेंगे या फिर वास्तु या न्यूमरोलॉजी को कुछ से जुड़े हुए हो सकते हैं? टेक्नोलॉजी के अच्छी चीज़ें भी हैं, टेक्नोलॉजी की वजह से आज बहुत कुछ है। आज हम और आप यहाँ भी टेक्नोलॉजी की वजह से ही बैठे हैं। लेकिन प्रॉब्लम नंबर्स की या वास्तु एस्पेक्ट पहले भी वही था, आज भी वही था। थोड़ा कल्चर चेंज है। कल्चर चेंज होने की वजह से ही आज के टाइम में अडेप्टेबिलिटी कम है। आज डिफ़िकल्ट मैरिजेस में लोग सर्वाइव करना नहीं चाहते, वो नहीं चाहते एक साथ रहना, जिसकी वजह से लोग बोलते हैं हम एक साथ नहीं रहेंगे, हम अलग हो जाएंगे। अगर सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात करें
तो पहले हम लोग नॉर्मल कॉल किया करते थे, वॉइस कॉल किया करते थे, जिसमें इमोशंस भी कन्वे होते थे। सागर जी, लेकिन मेरी बात ये है कि 20 साल 30 साल पहले, हाँ, 30 साल पहले आई थिंक मोबाइल सबके पास नहीं था। हुआ करता था। तो उस कंडीशन में रिलेशनशिप टिकते थे, बिल्कुल टिकते थे। ठीक है। हाँ। लेकिन आज क्या है, मोबाइल है, हम तुरंत वीडियो कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कॉलिंग कर सकते हैं, देखते हैं कि भाई हमारे हस्बैंड में मैं ही हूँ, मैं खुद कई बार कर लेती हूँ अपने हस्बैंड को कॉल कि वो भाई किधर है, तो फिर भी रिश्ते टूट रहे हैं। तो वास्तु क्या इस पे इफेक्ट करती है? ये मोर ऑफ अ लाइफस्टाइल चेंज है। धीरे धीरे चीज़ें चेंज होंगी, टेक्नोलॉजी चेंज होगा, हमें उसे पॉजिटिवली अडॉप्ट करना है। ऐसे अडॉप्ट करना है कि अब ट्रस्ट इश्यूज़ को हटाने के लिए नहीं, ट्रस्ट इश्यूज़ बढ़ाने के लिए हमें अडॉप्ट करना है। हम ट्रस्ट इश्यूज़ को चेक करते रहते हैं, वेरीफाई करते रहते हैं कि हम कॉल करके चेक कर लेते हैं वो कहाँ हैं, वो गाड़ी में बैठे कि नहीं बैठे, हॉर्न बजा के सुनाओ आप गाड़ी में हो कि नहीं हो, ये सब चीज़ें होती है। तो ये मोबाइल आ गया है तो हम ट्रस्ट कम कर लेते हैं, मोबाइल पे ट्रस्ट ज़्यादा कर लेते हैं। तो वास्तु एक एस्पेक्ट है ही है जो हमने डिस्कस किया, पर कोई भी नई चीज़ आए उसको जब भी हम अडॉप्ट करें, उसको हम एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अडॉप्ट करें, ना कि जो उसका जो एक्चुअल जो फीचर है उसको छोड़ करके उसको किसी और चीज़ के लिए अडॉप्ट करें। नितिका जी, मेरा आपसे सवाल है कि न्यूमरोलॉजी से क्या हम जान सकते हैं कि भाई मुझे रिश्ते में धोखा मिलेगा या प्यार मिलेगा? देखिए, ऐसे बहुत से इंडिकेटर्स होते हैं चार्ट में जो आपको बता देते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को लाइफ में धोखे होने के चांसेस बनते हैं। तो जब हम लोग कंसल्टेशंस करते हैं तभी भी हम लोग अलर्ट करते हैं क्लाइंट्स को और बताते हैं कि आपको अलर्ट रहना चाहिए, किसी भी तरीके के अलायंसेस से ध्यान देना चाहिए कि आप अगर पार्टनरशिप में जा रहे हैं, चाहे आप लाइफ पार्टनर चुन रहे हैं, तो आपको हर किसी के साथ पार्टनरशिप में नहीं जाना है। पहली चीज़, कंपैटिबिलिटी चेक होनी चाहिए जब भी मैरिजेस हो रही हैं, एंड देखना चाहिए कि आपस में चार्ट्स कितने कंपैटिबल हैं। दूसरी चीज़, अगर किसी के भी चार्ट में कहीं ना कहीं केतु बढ़ जाए तो वो एक इंडिकेटर हो जाता है या तो लेट मैरिज का, या लाइफ टाइम कुछ ना कुछ मैरिज से रिलेटेड इश्यूज़ क्रिएट कराता है। एंड बहुत केसेस में हमने देखा है कि ये ज़रूरत से ज़्यादा जब बढ़ जाता है तो ये आपको हेल्थ के डिसअपॉइंटमेंट्स, यानी कि हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ देना, कोई ना कोई दवाई चलते रहना जीवन भर, ये भी इंडिकेट करता है। तो अगर हम मोटे तौर पे समझें कि किसी के भी चार्ट में कुछ ना कुछ इश्यूज़ अगर दिख रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू डिसअपॉइंटमेंट्स या धोखा, तो वहाँ पे केतु को चेक करने की ज़रूरत है। साकार जी, जैसा कि मैम ने न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग बताया, तो क्या वास्तु में भी कुछ उपाय हैं जो करके हम लोग अपने रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत सिंपल उपाय हैं। आइडेंटिफिकेशन ज़रूरी है, एक ग्रिडिंग बहुत ज़रूरी है आपके लेआउट्स का। E6 की मैंने एंट्री की बात की कि E6 की एंट्री अगर होगी तो आपको रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आएगी, और कई डिवोर्स केसेस मैंने देखे हैं E6 की एंट्री की वजह से। तो अब अगर इसके रेमेडी की हम बात करें तो E6 की जो एंट्री है वो प्योरली रेमेडिएबल एंट्री है, आराम से उसकी रेमेडी हो सकती है। हमें सिर्फ एक ग्रीन कलर का टेप लगाना है उस जोन में, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट के जोन में ये आता है, ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में ये एंट्री बनती है। यहाँ पे ग्रीन कलर का टेप लगाना है, टेप सामने दिखता है। अगर हम टेप नहीं यूज़ करना चाहें तो हम एक स्टील का स्ट्रिप लगा सकते हैं, ग्राइंडिंग करके स्टील की स्ट्रिप को वहाँ लगा सकते हैं। तो एक सिंपल रेमेडी ये है। एक हमने डिस्कस किया था कि हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे के लिए टाइम नहीं मिलता है, स्पेशली अगर साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में उनका बेडरूम होता है, बेड उनका साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में होता है, और एंगर इश्यूज़ भी बढ़ जाते हैं। तो वो क्या है, अग्नि कोण है, अग्नि की दिशा है। तो अग्नि की दिशा को कम करने के लिए, अग्नि के पार को कम करने के लिए उस दिशा में हम येलो कलर के बेडशीट्स यूज़ करते हैं, अर्दी कलर के बेडशीट्स यूज़ करते हैं। अर्थ एलिमेंट जो है कंट्रोल करता है अग्नि को। जब कहीं आग लगती है तो बालू डालते हैं, अर्थ डालते हैं, तो अर्थ एलिमेंट कंट्रोल करता है, इसीलिए हम येलो कलर की बेडशीट्स यूज़ करते हैं। येलो कलर की बेडशीट्स, कंबल येलो कलर की यूज़ करेंगे, ये इश्यूज़ रिजॉल्व हो जाएंगे। फिर हमने बात की थी बुरी आदतों की, कि बुरी आदत की लत लग जाती है। तो बुरी आदत की अगर लत लग जाती है तो मैंने बताया था कि भृंगराज की दिशा साउथ ऑफ साउथ वेस्ट को हम यूज़ करते हैं। साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में जो भी चीज़ हम रख करके वहाँ से कंज्यूम करेंगे उसकी इफ़ेक्ट हमें नहीं मिलेगी। अगर हम खुद भी वहाँ सोने लगते हैं तो हमारे इश्यूज़ बढ़ जाते हैं, हमें अपने कर्मों के फल नहीं मिलते हैं। तो अगर से फॉर एग्जांपल किसी को अल्कोहल की लत है और अल्कोहल की बॉटल को हमने साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में रख दिया, तो साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में रखी हुई अल्कोहल के बॉटल को से जब कोई कंज्यूम करेगा अल्कोहल, उसको इफेक्ट्स कम मिलेंगे अल्कोहल की, और धीरे धीरे वो लत छूट जाएगी। तो इस तरह से हम छोटी छोटी रेमेडीज़ करके, चीज़ों के प्लेसमेंट को बदल करके हम अपने लाइफ में बड़ा चेंजेस ला सकते हैं। साकार जी ने जैसा कि मुझे बताया कि वास्तु के कुछ खास उपाय बताए हैं जो कि हमें, हमारी ऑडियंस आप ज़रूर करना।
तो वैसे ही मैम मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या न्यूमरोलॉजी में भी कुछ ऐसी रेमेडीज़ है कि हम अपने रिश्तों को बेहतर बना सकें? डेफिनेटली सोनी जी, अगर हम चाहते हैं कि अगर कोई भी कपल न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अपनी डेट ऑफ बर्थ में देखे कि रिलेशनशिप के इश्यूज आ रहे हैं और उनको रिजॉल्व करना चाहते हैं, तो सबसे पहले दोनों डेट ऑफ बर्थ में, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों की डेट ऑफ बर्थ में मूल्यांक और भाग्यांक दोनों की रेमेडीज़ करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा हम ये देखते हैं कि क्या ट्रबल एरियाज़ हैं, मतलब किसकी डेट ऑफ बर्थ में क्या ट्रबल एरियाज़ हैं। या हो सकता है कि किसी एक की डेट ऑफ बर्थ में केतु बढ़ा हुआ हो सकता है किसी एक की डेट ऑफ बर्थ में शनि बढ़ा हुआ हो सकता है किसी एक की डेट ऑफ बर्थ में एंटी कॉम्बिनेशंस एंड वो ही कारक है, तो उससे रिलेटेड जिन भी प्लैनेट्स की रेमेडीज़ करनी है हम लोग वो बताते हैं। एक जेनेरिक रेमेडी भी मैं आपको बताऊंगी, हर कपल बिना डेट ऑफ बर्थ जाने भी कर सकता है। वो ये कि आप या तो रेड गार्नेट को पहन लें या फिर रोज क्वार्ट्स को अगर पहनेंगे तो वो रिलेशनशिप के इश्यूज़ को बहुत हद तक काम डाउन करता है, बहुत हद तक रिजॉल्व करता है। एंड हमने मैक्सिमम केसेस में देखा है कि जो भी कपल्स हमारे पास आए हैं एंड उनको इश्यूज़ हो रहे थे विद रिस्पेक्ट टू रिलेशनशिप, विद रिस्पेक्ट टू मैरिज, उनको बहुत हद तक बेनिफिट हुआ है। जो लोग नहीं पहनना चाहते वो अपने पास कैरी भी कर सकते हैं, अपने बेडरूम में रख भी सकते हैं। एंड रोज क्वार्ट्स के बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। जैसा कि मैम ने बताया और आपने बताया, अब तक उन लोगों के बारे में बताया जिनकी शादी हो गई है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनकी शादी ही नहीं हो रही है। तो क्या वास्तु में इसकी कुछ रेमेडी है या फिर कुछ डायरेक्शन इसको इफ़ेक्ट करती है? बिल्कुल। जैसा कि मैंने कहा कि मेरी जो मेथोडोलॉजी है, मैं रूट कॉज पे जाता हूँ। शादी नहीं हो रही है, ये अगेन एक जेनेरिक स्टेटमेंट है। अब शादी नहीं होने के कई रीज़न्स हो सकते हैं। शादी नहीं होने का पहला रीज़न हो सकता है कि अच्छे रिश्ते ही नहीं आ रहे हैं। हमें अपनी बिरादरी से जो सपोर्ट चाहिए या मैट्रिमोनियल साइट से जो हमें सपोर्ट चाहिए, वो सपोर्ट ही नहीं मिल रही है। तो एक्सटर्नल सपोर्ट के डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट को हम लोग देखेंगे। नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन को वायव्य कोण भी कहा जाता है, वो एक्सटर्नल सपोर्ट की जोन है। तो एक्सटर्नल सपोर्ट किसको चाहिए, लड़के या लड़की को चाहिए एक्सटर्नल सपोर्ट, तो उनके बेडरूम को भी हम नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन में शिफ्ट करेंगे। और नॉर्थ वेस्ट के जोन को हम देखेंगे कि वहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई टॉयलेट किचन तो नहीं बना हुआ है, उसकी सिंपल रेमेडीज़ करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, रिश्ते आ गए, नेक्स्ट स्टेप होता है कि बात इनिशिएट होनी चाहिए। कई बार रिश्ते बहुत आ रहे होते हैं, इनिशिएशन ही नहीं होता है, ना लड़की वाले फ़ोन करते हैं ना लड़के वाले फ़ोन करते हैं। बिल्कुल सही बोला। तो अब इनिशिएशन के लिए साउथ ईस्ट की डायरेक्शन रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि साउथ ईस्ट की डायरेक्शन वो स्पार्क देती है कि आप नया काम करें। और साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में आपने जल तत्व डाल रखा है। मैंने एक घर में देखा कि उन्होंने साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में वाटर फाउंटेन लगा रखा है, जो कि आपने अग्नि में बिल्कुल जल को डाल दिया है। तो अग्नि में जल को डाल दिया और वाटर फाउंटेन जैसी छोटी चीज़ उसको रिप्लेस कराया और इनिशिएशन स्टार्ट हो गई। इनिशिएशन सिर्फ इसी रेस्पेक्ट में नहीं, बिजनेस के रेस्पेक्ट में भी नए अपॉर्चुनिटीज़, नई कार्य करने की एक ताकत मिलती है। फिर इसके बाद साउथ वेस्ट की डायरेक्शन इनिशिएशन हो जाती है, उसके बाद वो कपल में कन्वर्ट नहीं होते हैं, वो रिलेशनशिप्स में कन्वर्ट नहीं होते हैं, तो साउथ वेस्ट की डायरेक्शन रिस्पॉन्सिबल है। तो इन डायरेक्शंस को हम देखते हैं, यहाँ रेमेडीज़ करवाते हैं और चीज़ें बनने लगती है। इम्पॉर्टेंट है कि हम रूट कॉज आइडेंटिफाई करें, रूट कॉज आइडेंटिफाई करके ही उस रूट कॉज पे एक्चुअल अच्छा सा एक ट्रीटमेंट करें, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करें। घर में जाकर के सब डायरेक्शंस को सब सही करने की ज़रूरत नहीं है। हम जाकर के प्रॉब्लम समझते हैं, प्रॉब्लम समझने के बाद उसकी रूट कॉज आइडेंटिफाई करते हैं और रूट कॉज पे काम करते हैं। जैसा कि सर ने बताया कि वास्तु के जरूरत है, इन्होंने हमें रेमेडी बता दी कि भाई आपकी शादी जल्दी हो सकती है। ऑडियंस आप सुन रहे हो ना कि आपकी शादी भी हो सकती है, बस ये उपाय कर लेना। लेकिन न्यूमरोलॉजी में भी क्या कुछ ऐसा है कि उपाय करो और शादी हो जाए? है सोनी जी, और मैं आपको बताऊं, मेरे पास जितनी भी कंसल्टेशंस आती हैं मैरिज ना होने के लिए, उसमें मैं न्यूमरोलॉजी की रेमेडी तो कराती ही हूँ, लेकिन आई ऑलवेज चेक वास्तु। इनफैक्ट ये एक जेनरिक मैं बताना चाहूँगी कि किसी की भी शादी में डिले हो रहा है, चाहे आप किसी भी तरीके के उपाय करें, वास्तु अगर गलत है तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती ही है। हमने देखा ही है, डिले होता ही है। और जहाँ हम लोग दोनों चीज़ें करेक्ट करते हैं, हमने 100% रिजल्ट्स भी देखे हैं। अब आई बात न्यूमरोलॉजी की रेमेडी की। चार्ट के हिसाब से तो डेफिनेटली हम लोग रेमेडीज़ बताते ही हैं कि आपके चार्ट में क्या मिसिंग है, और बेसिक शादी डिले होने का रीज़न आइडेंटिफाई करते हैं। क्या रीज़न हो सकता है? अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में राहु यानी कि 4 नंबर बढ़ा हुआ है, 8 नंबर बढ़ा हुआ है, ये डिले का कारक है, तो डिले होगा ही मैरिज में। मंगल बढ़ गया है, अगर मंगल क्या है? मंगल हनुमान जी को डिनोट करता है। मंगल ये बताता है कि आप ब्रह्मचर्य की तरफ हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे किसी के भी चार्ट में मंगल बढ़ा हुआ होगा, या तो उसको मैरिज से रिलेटेड इश्यूज या मैरिज में डिले देखने को आएगा ही आएगा।
तो वहाँ पे हम लोग उसको रेमेडी कराते हैं। साथ ही साथ अगर कॉम्बिनेशंस डिफ़िकल्ट हैं वहाँ पे भी डिले आते हैं। किसी की भी डेट ऑफ बर्थ में 4, 8 या 9 मूलांक में बैठा है, वहाँ पे भी मैरिज को लेके कई बार हमने देखा है कि डिलेस देखने को मिलते हैं। उस केस में एक रेमेडी जो मैं सबके लिए कहूँगी कि जिसको लग रहा है कि उनकी शादी में डिले हो रहा है, एक छोटा सा उपाय जो सब लोग कर सकते हैं वो ये कि हल्दी के पानी से नहाएं। नहाने से पहले पानी में 1 चुटकी हल्दी डालें और उस पानी से नहाएं। आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो योग बनने लगता है। एंड डेफिनेटली टाइम फ्रेम तो हम लोग देखते ही हैं कि क्या पर्सनल ईयर्स उस तरीके के आ रहे हैं कि जहाँ पे शादी होने के चांसेस हैं। अगर हैं तो आप डेफिनेटली उस समय में रेमेडीज़ को करिए। डेफिनेटली देखिए कि उस समय कोई ब्लॉकेजेस तो नहीं है, कहीं वास्तु की वजह से तो आपकी शादी नहीं रुक रही, कहीं न्यूमरोलॉजी में आपको कुछ और करने की ज़रूरत है, कहीं आपका नेम स्पेलिंग तो गलत नहीं बैठा। इन सब एस्पेक्ट्स को करेक्ट करेंगे एंड आप 100% रिजल्ट्स देखेंगे। साकार जी, मैंने आपका एक वीडियो देखा था। मैं सही में उस वीडियो पे मैं बोलना नहीं चाह रही, बट मेरा मन नहीं मान रहा, इसलिए मैं आपसे प्रश्न पूछ रही हूँ कि आपने उसमें बताया कि झाड़ू को अगर इस डायरेक्शन में रखे तो पैसा आएगा। ये क्या सच में सही है? देखिए, झाड़ू एक ऐसी चीज़ है, कंसल्टेशंस के लिए जाओ तो सब पूछते हैं ये झाड़ू कहाँ रखें, खटका कहाँ रखें, शू रैक कहाँ बनाएं। तो ये कुछ नेगेटिव कोनोटेशंस वाली चीज़ें हैं। अब इसको समझने के लिए मैं 2 एंगल से इसको समझाता हूँ। एक माइथोलॉजिकल एंगल से समझाता हूँ, एक साइंटिफिक एंगल से समझाता हूँ, लॉजिकल एंगल से समझाता हूँ। माइथोलॉजिकल एंगल से अगर समझें तो लक्ष्मी जी जब फर्स्ट टाइम वैकुंठ गईं, जब अपने ससुराल गईं, वैकुंठ गईं जब तो उन्होंने सबसे पहले वैकुंठ में झाड़ू लगाई। उनको झाड़ू बहुत प्रिय था, लक्ष्मी जी को झाड़ू बहुत प्रिय है, ये हमारे स्क्रिप्चर्स में ये बताया गया है। तो झाड़ू बहुत प्रिय होने के कारण झाड़ू को हम भी लक्ष्मी जी के साथ एसोसिएट करते हैं। इंडिया के कई प्रांतों में आप देखोगे कि धनतेरस वाले दिन लोग झाड़ू खरीदा करते हैं। तो अगर झाड़ू खरीदते हैं धनतेरस वाले दिन तो उसको लक्ष्मी से एसोसिएट करके खरीदते हैं और झाड़ू को ऑस्पिशियस मानते हैं। अब झाड़ू को हमें लक्ष्मी जी के डायरेक्शन, हम इसमें वेस्ट के डायरेक्शन को प्रेफर करते हैं, वेस्ट के डायरेक्शन में या नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन में झाड़ू को प्लेस करते हैं। अब साइंटिफिक एंगल से समझिए इसको कि झाड़ू क्या है कि एक नेगेटिविटी को दूर करने वाली चीज़ है। जब भी हम सफाई वर्ड हम सुनते हैं तो हमारे मन में सबसे पहली जो चीज़ आती है वो आती है झाड़ू। तो झाड़ू के साथ जो कोनोटेशन जुड़ा हुआ है वो सफाई करने का जुड़ा हुआ है। उसके साथ जब हम सफाई करते हैं तो नेगेटिविटी उससे जुड़ी हुई है कि वो उसने नेगेटिव एनर्जी को भी अपने साथ रख लिया है। तो इसीलिए झाड़ू को कहा जाता है कि नॉर्थ से लेकर के ईस्ट तक के डायरेक्शंस को छोड़ करके उसे वेस्टर्न जोन्स में ही रखना चाहिए, स्पेस एलिमेंट के जोन में ही रखना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसा जोन है जो हर तरह की चीज़ वहाँ रख सकते हैं। वेस्ट इज़ द बेस्ट जोन कहते हैं, स्पेस एलिमेंट सब कुछ एब्जॉर्ब कर सकता है। तो वेस्ट के जोन में अगर हम झाड़ू को रखते हैं तो वो कोई एक नेगेटिविटी का कारक नहीं होता है। उसको कवर करके रखते हैं झाड़ू को, किसी की नज़रों से बचा करके रखते हैं, क्योंकि वो हमारे घर की सफाई की चीज़ है। कवर करके रखते हैं, पैर भी नहीं लगने देते हैं झाड़ू में, क्योंकि लक्ष्मी जी से एसोसिएटेड है तो हम नहीं चाहते हैं कि किसी के पैर भी लगें उस झाड़ू में। और जो भी एनर्जी उसमें समाई हुई है वो स्टिल रहे दिन भर के लिए, फिर अगले दिन जब वो यूज़ होगी तब फिर से वो एनर्जीज़ को चेंज करेगी हमारे घर की। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है झाड़ू। झाड़ू हो, मॉप हो, सब आज के डेट में सभी एक ही चीज़ काम कर रहे हैं, तरीका बदल गया है, पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है झाड़ू, और उसका सही दिशा में प्लेस होना भी ज़रूरी है। नॉर्थ से लेकर के ईस्ट को अवॉइड करें, बाकी सभी दिशा सूटेबल हैं, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नॉर्थ से लेकर के ईस्ट तक की दिशा, मतलब उसमें नॉर्थ ईस्ट भी आ गया, नॉर्थ से लेकर के ईस्ट तक की पूरी दिशा को हमें अवॉइड करना है, किसी भी तरह के नेगेटिव कोनोटेशन वाली चीज़ को वहाँ प्लेस करने से। यानी झाड़ू हमारे घर की एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में बदल सकती है। बिल्कुल सही ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो नितिका जी, चलते चलते मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि क्या लाइफ को बैलेंस करने के लिए, रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए न्यूमरोलॉजी में कुछ ऐसे उपाय हैं? है तो वो क्या है? देखिए, न्यूमरोलॉजी में उपाय तो मैं आपको बहुत सारे बता सकती हूँ, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि अपनी लाइफ को परफेक्ट तरीके से बैलेंस करें तो आप अपने अपने चार्ट के हिसाब से, अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अपने चार्ट की रेमेडीज़ को करें, अपने नेम स्पेलिंग को बैलेंस करें, अपने पर्सनल ईयर्स के हिसाब से अपने डिसीजंस को लें, एंड साथ ही साथ अपने ऑफिस का, अपने घर का, वास्तु का बैलेंसिंग करें। अगर हम किसी ने भी ये सब एस्पेक्ट्स, ये 3-4 एस्पेक्ट्स को कवर कर लिया तो आई थिंक कोई भी इश्यूज़ नहीं आएंगे। नितिका ठाकुर मोहता जी ने और साकार मोहता जी ने हमें रिश्तों के बारे में बहुत अच्छी बातें बताई, जिसको हमारी ऑडियंस करके अपने रिश्तों को मधुर बना सकती। इसके लिए मैं तहे दिल से आप दोनों का शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।
दोस्तों आज नितिका ठाकुर मोहता जी ने और साकार मोहता जी ने हमें रिलेशनशिप के ऊपर बहुत ही अच्छी रेमेडीज़ बताई। आप भी इसको ज़रूर कीजिए। अगर आप इनसे मिलना चाहते हैं या फिर इनके वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी मिलेगी और साथ ही इनके चैनल का लिंक भी मिलेगा। तो फिर बने रहिए हमारे साथ KFE टॉक शो में।